किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 2001। वर्ष 2001 में उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड शासन द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो फुटबॉल को जो राज्य खेल घोषित किया गया था ये किया गया था 11 अगस्त 2011 को। ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको डेट सही ध्यान रखना है। 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य भाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखो उत्तराखंड की दो राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत। तो दोनों इसका यहाँ पे सही आंसर होगा सी, हिंदी और संस्कृत दोनों यहाँ पे क्या है उत्तराखंड की राज्य भाषा है। तो जो संस्कृत है इसे जो राज्य भाषा बनाया गया था ये बनाया गया था 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2010 में। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गया कि किस वर्ष संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था जनवरी 2010 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है यह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है ये लिखा है हेमंत बिष्ट ने, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड राज्य गीत को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था वर्ष 2016 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो जब राज्य गीत को अपनाया गया था तो उसके लिए जो यहाँ पे चयन समिति बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी लक्ष्मण सिंह बटोही के अध्यक्ष। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे बात हो रही राज्य गीत चयन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत को कब आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई? तो कब इसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई थी? तो मैंने आपको बताया था 2016 में से अपनाया गया था, और इसका आपको डेट भी ध्यान रखने 6 फरवरी 2016। तो सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत में किन किन कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है? तो उत्तराखंड राज्य गीत में जो अपनी आवाज़ दी है ये दी है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमंत बिष्ट जी निम्न में से किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो देखो जिन्होंने राज्य गीत को लिखा है तो इनका जो संबंध है ये क्या है, एक अध्यापक है, शिक्षक। तो शिक्षक से इनका संबंध है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि कितनी है? यानी इसकी बात हो रही है कि उसकी जो गायन की अवधि कितने मिनट की है। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, इसकी जो गायन की अवधि है यह है 9 मिनट। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो सही आंसर क्या जाएगा डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कितनी अवधि है, 9 मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग यहाँ पे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतीक चिन्हों का, सॉरी ये किया जाता है राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह जो हमारा है
इसका प्रयोग किया जाता है शासकीय कार्यों में। इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दर्शाई गई है। तो देखो, जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है जिसका प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, इसमें कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है। तो इसमें यहाँ पर 3 पर्वत चोटी इसमें दिखाई गई है और उसके नीचे 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई है। तो गंगा की लहरें पूछी जाए तो 4 होगा और पर्वत चोटियाँ पूछी जाए तो क्या होगा, 3। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय चिन्ह की किस पर्वत चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो जो हमारा राज्य चिन्ह है इसकी किस वाली पर्वत चोटी पर अशोक की लाट अंकित की गई है। तो ये की गई है बीच वाली चोटी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं और उसके नीचे 4 क्या है, गंगा की लहरें दर्शाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का राजकीय चिन्ह किस रूप में है। तो देखो, जो हमारा राजकीय चिन्ह है इस रूप का हमारा क्या है, राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा और इसका जो आकार है यह है समचतुर्भुज के आकार का। इसका सही आंसर जो आएगा ये जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखो, जो राजकीय चिन्ह में हमें सत्यमेव जयते देखने को मिलता है, ये जो लिया गया है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है यह है मास्कस काइसोगास्टर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग की प्रजातियां पाई जाती है ये पाई जाती है 4। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे, बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 4 प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। देखो, जो कस्तूरी मृग है ये आपका अंगुलोटाकुलिया मोसिडे कुल का। इसका जो सही आंसर जाएगा ये है सी, ये वह भी दोनों। तो अंगुलोटाकुल हो या मोसिडी, इन परिवार का सदस्य माना जाता है कस्तूरी मृग को। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के जंगलों में कस्तूरी मृग लगभग कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के जंगलों में जो हमें कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो राज्य में जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, केदारनाथ घाटी हो गई, फूलों की घाटी हो गई, पिथौरागढ़, तो इन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। तो उत्तराखंड के अलावा जो कस्तूरी मृग पाया जाता है ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, इन राज्यों में भी देखने को मिलता है। सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। तो बिल्कुल सही है, जो कस्तूरी मृग है इसका जो मुख्य भोजन है यह है केदार पाती। बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है। देखो, जो कस्तूरी मृग होते हैं इनके घ्राण और श्रवण, घ्राण यानी सूंघने और श्रवण शक्ति न्यूनतम नहीं बल्कि क्या होती है, अधिकतम होती है, बहुत तेज होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है।
कस्तूरी मृग के पैरों में 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही है। और कस्तूरी मृग की जो औसत आयु लगभग होती है ये होती है 20 वर्ष, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 6 माह। कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आत्मरक्षा के लिए कस्तूरी मृग ये करते हैं अपने दांतों का। इनके 2 दांत होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इनका ही प्रयोग ये आत्मरक्षा के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, नुकीले दांत। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है तथा उस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो असंगत कथन यहाँ पे बताना है। देखो, जब कस्तूरी मृग होते हैं अपना निवास स्थान छोड़ता है, ये क्या अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ही स्टेटमेंट का क्या गलत दे रखा है, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, ये तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। और कस्तूरी मृग का जो रंग होता है भूरा होता है, उस पर क्या है, काले पीले धब्बे भी पाए जाते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो असंगत कथन यहाँ पे बताना था, कौन सा संगत है, आपका ऑप्शन ए। तो ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? देखो, कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त किया जाता है, एक यहाँ पे रसायन होता है, तो ये केवल नर मृग से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, मादा मृग में नहीं पाया जाता बल्कि क्या है, नर मृग में केवल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक बार में मृग से लगभग कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? तो एक बार में एक कस्तूरी मृग से लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी। ये लगभग 3 साल के अंतराल, साल भी पूछा जाता है, 3 साल के अंतराल के बाद यहाँ पे प्राप्त की जाती है नर मृग से 30 से 45 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग जो होता है कस्तूरी का, ये इत्र बनाने में, और आगे हम जानेंगे किन किन चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे यही प्रश्न आ गया है। देखो, कस्तूरी का जो प्रयोग किया जाता है, जिनको यहाँ पे दमा हो गया, निमोनिया, मिर्गी, बांका यूरिस और हृदय संबंधी रोग, इसके अलावा इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छी सुगंध होती है कस्तूरी की। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? तो कस्तूरी जो होती है ये होती है 3 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं वो। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कस्तूरी और उनके क्या है प्रकार। तभी हमने देखा था 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं आपके नेपाल की कस्तूरी, इसे कहा जाता है कपिल, इसका होगा आपका तीसरा। और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है, इसका दूसरा होगा। और कश्मीर की कस्तूरी को ये कहा जाता है पिंगल, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 3 2 1। तो 3 2 1 किस में है, ये आपका दिख रहा है ऑप्शन ए में, 3 2 1, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रासायनिक रूप में कस्तूरी क्या है? तो रासायनिक रूप में जो कस्तूरी है ये आपका है मिथाइल ट्राइक्लोरापेंटाडिकेनोल, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है ये की जाती है 1972 1972 में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है?
तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपके है पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में आपका है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1986, 1986 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 599 पॉइंट कुछ यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, लगभग 600 वर्ग किलोमीटर आप लोग मान लीजिए, इतना इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चमोली जनपद में है कांचुला खर्क। पूछा जाता है कि कांचुला खर्क क्या है? तो यह कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है जो कि क्या है चमोली में है। इसकी स्थापना कब होती है? ये होते हैं 1982, 1982 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे वर्ष 1977 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। और यह आपके किस जनपद में है? तो ये आपके है बागेश्वर जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, और इसे दूधा फूल कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है हिमाचल स्टेट, हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दूधा फूल। और नेपाल में इसे कहा जाता है टोपा गोला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है सोसूरिया अबलेटा। तो सोसूरिया अबलेटा इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में ब्रह्म कमल को जाना जाता है टोपा गोला के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में तो ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है और नेपाल में कहा जाता है टोपा गोला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल लगभग ये पाया जाता है आपके 4800 से 6000 मीटर की हाइट पर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की लगभग कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो पूरे विश्व में लगभग ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती है। और यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया है 24। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है? तो महाभारत में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है और ये कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? तो इजी प्रश्न है, कौन सा है? कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक है यह है जगमोहन रौतेला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हेनूड। सर हेनूड को उत्तराखंड में
पुरातत्व का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अल्मोड़ा। घटवाल शैल चित्र का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है और यहाँ से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का शैल चित्र किस स्थान से मिला था? तो ये मिला था घटवाल घोड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है यशवंत सिंह कठोज, यशोधर मठपाल, शिव प्रसाद डबराल। तो इन सभी को जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई? 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की जो खोज करी थी ये करी थी हेनुड ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी यशोधर मठपाल। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नैनीताल। नैनीताल जनपद से संबंध है मंगोली शैल चित्र का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के स्थलों से मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है घोड़े के। देश के चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के स्थलों में मुख्य रूप से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1999 ईस्वी में नैनीताल जनपद में कितनी मानव आकृतियों की खोज हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 5। नैनीताल जनपद से वर्ष 1999 में 5 मानव आकृतियों की खोज यहाँ से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 14। कसार देवी शैलाश्रय से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी चंद्रेश्वर मंदिर। द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रिवेट कार्नक। रिवेट कार्नक के द्वारा महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज 1877 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कपमार्क्स प्राप्त हुए? जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से जो कपमार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे ये हुए थे 200। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। पश्चिमी नयार घाटी में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा कपमार्क्स की खोज करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कपमार्क्स की खोज की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 73। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा 73 कपमार्क्स की खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो साहित्यिक ग्रंथों में किस जाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो ये मिलता है कोल जाति का, कोल प्रजाति का मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कोल। कोल प्रजाति को उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रजाति को क्या जाना जाता है? मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कोल प्रजाति। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा जो प्रजाति द्वारा की जाती है ये की जाती है कोल प्रजाति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र अथवा भारत की प्राचीनतम जाति किसने माना है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल कोल प्रजाति को हिमालय क्षेत्र अथवा भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? तो कुमार कुमारी जो प्रथा है ये प्रचलित है आपके कोल प्रजाति में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है कोल प्रजाति के द्वारा। और कुमार कुमारी प्रथा भी जो प्रचलित है ये अब आपकी कोल प्रजाति में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐतिहासिक वर्णों के अनुसार दिखने में कुरूप एवं भद्दी किस प्रजाति को बताया गया? तो कौन सी प्रजाति दिखने में कुरूप व भद्दी है? तो ये आपकी है कोल प्रजाति। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कोल प्रजाति में दिखने में कुरूप व भद्दी दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोल प्रजाति के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? देखो सबसे पहले तो उत्तराखंड में कोल प्रजाति आती है, उसके बाद आपकी आती है, पहले आपकी कोल आती है, उसके बाद आता है किरात और उसके बाद आते हैं खस। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी पूछा जाता है कि पहले कौन आया था। पहले आए थे कोल, उसके बाद किरात और उसके बाद खस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये होगा यहाँ पे ऑप्शन डी किरात। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ था? जो आता किरातों का। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति। तो मुंडा भाषा या बोली, जो देखो किरातों की जो भाषा है ये क्या है? मुंडा भाषा या बोली है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। देखो जो हमने इससे पहले देखा था कि मुंड या सबर नाम से जाना जाता है, तो मुंड या सबर नाम से तो क्या कोल प्रजाति को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे भाषा की बात हो रही कि मुंडा भाषा या बोली देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलता है किरात प्रजाति में। भ्रमणकारी पशुपालक आखेटक
तो भ्रमणकारी पशुपालक आखेटक ये भी किरात प्रजाति में देखने को मिलता है। ये इसका भी क्या है, बिल्कुल सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को। देखो किन्नर या कीर कीर जो है खस प्रजाति नहीं बल्कि क्या है, किरात प्रजाति को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला यहाँ पे क्या असंगत दे रखा है, तो सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी आपका सही है, सी वाला क्या है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध ये होता आपका बिल्लव केदार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से सावधान कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से जो सावधान प्राप्त हुए हैं ये आपके कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ से किसने यहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये किए थे सावधान यशोधर मठपाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हथियार युक्त हत्या युक्त कुतुब पर मोनाल का चित्र प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, मलारी गांव चमोली। मलारी से हथियार युक्त हत्या युक्त पर क्या है, मोनाल का चित्र बना हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और किस काल का है, यह है प्राग ऐतिहासिक काल का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो लाखों गुफा है यह आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। ग्वारखा गुफा अलकनंदा नदी के तट पर है। तो ये भी बिल्कुल सही, ग्वारखा गुफा आपके चमोली में है और यह अलकनंदा नदी के तट पर है। ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडा नदी के तट पर है। ये भी बिल्कुल सही है, किमनी गांव के पिंडा नदी के तट पर आपके चमोली में। ये भी बिल्कुल सही है। हुडली गांव आपके मंदाकिनी नदी के तट पर। हुडली आपके मंदाकिनी नहीं बल्कि क्या है, यमुना नदी के तट पर है, उत्तरकाशी में। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वनकोट। तो वनकोट आपके पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। फल सीमा आपके अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़साल नैनीताल, देखो पेड़साल नैनीताल नहीं बल्कि कहाँ है, ये भी आपके कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। पेड़साल की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी आपके यशोधर मठपाल ने 1990 में। ये आपको ध्यान रखना है। और हुडली आपके कहाँ है, तो हुडली आपके उत्तरकाशी में। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ए सही है, बी सही है, सी यहाँ पे गलत है, डी भी क्या है सही है। तो सी वाला क्या यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। देखो जो लाखों गुफा है ये आपकी कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। और जो यहाँ से शैल चित्रण से प्राप्त हुई है इनकी तुलना भीमबेटका से की जाती है। भीमबेटका एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है और यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं ये आपके किस काल के हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। तो भीमबेटका आपके किस राज्य में है, तो राज्य बताना है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी, किरात। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरात प्रजाति का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, कादम्बरी। बाण भट्ट की कादम्बरी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा,
किस किरात प्रजाति के वंशज वर्तमान में मुख्य रूप से किस स्थान पर निवास करते हैं? तो देखो जो किरात प्रजाति है इसके वंशज वर्तमान में पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ ए और बी दोनों। तो पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट क्षेत्रों में किरात प्रजाति के वंशज वर्तमान में निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल एवं कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था? तो गढ़वाल एवं कुमाऊं में जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था यह हुआ था खसों के समय। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झटेला प्रथा। तो झटेला प्रथा किस में देखने को मिलती है? खस प्रजाति में। बिल्कुल सही है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। टिकुआ प्रथा ये भी आपके, देखो टिकुआ प्रथा कोल में नहीं बल्कि क्या है, ये भी आपके खस प्रजाति में देखने को मिलते हैं। टिकुआ प्रथा क्या है? तो टिकुआ प्रथा आपके जो खस लोगों की जो यहाँ पे विधवा महिला होती है ये किसी व्यक्ति को अपने घर यहाँ पे घर जमाए रख सकती है टिकुआ प्रथा के तहत, तो इसे कहा जाता है टिकुआ प्रथा। और जो झटेला है जो यहाँ पे पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे यहाँ पे झटेला कहा जाता है। और जो पशु बलि प्रथा है ये भी खस प्रजाति में देखने को मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो बी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या रिपीट हो गया शायद, हाँ रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? तो घर जवाई रखने की जो प्रथा प्रचलित है ये आपके खसों में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो टिकुआ प्रथा है इसके तहत जो खसों की विधवा महिला होती है वो किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकते हैं टिकुआ प्रथा के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। तो घर जवाई रखने की प्रथा खसों में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिकुआ प्रथा के अंतर्गत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है। तो बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया जो टिकुआ प्रथा है इसके अंतर्गत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है, बिल्कुल सही है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते हैं। तो बिल्कुल सही, ज्येष्ठ यानी जो सबसे बड़ी पुत्री होती है इसे क्या है मंदिरों में दान करते हैं खस लोग, ये भी बिल्कुल सही है। और इनके समूह को कोंच कहा जाता है। देखो ये यहाँ पे गलत हो जाए, कोंच किनके समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोटांतिक, जो भोटिया जनजाति होते हैं इनके समूह को कोंच कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो सी वाला यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह करने के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है इसे खस प्रजाति में झटेला कहा जाता है। इसका सही आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी घाटी में निवास करने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, काली नदी। काली नदी घाटी में निवास करने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करें। तो सुमेलित यहाँ पे करना है, वर्षा के देवता, वर्षा के देवता को कहा जाता है घूरमा, इसका होगा यहाँ पे दूसरा। व्यापार के देवता को घबला कहा जाता है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। भोटांतिक समूह को कोंच, देखो मैंने आपके ऊपर यहाँ पे आपको बताया था कि जो भोटांतिक समूह है इनको क्या कहा जाता है? कोंच कहा जाता है इनके समूह को। और भोटियों में बिरादरी का सूचक क्या होता है? तो इसे होता है राठ, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। 4 और 3 यानी दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो 2 1 4 3 यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करती थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति।
देखो वर्ष 1962 में ही भारत चाइना का युद्ध होता है। इसके बाद ही यहाँ पे इनका क्या है, व्यापार बंद हो जाता है। तो इससे पहले से जो तिब्बत से व्यापार करती थी ये करती थी भूटिया जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरब्याल, यहाँ पे गरब्याल होगा ये। गरब्याल, गुंज्याल, टोलिया, मारतोलिया एवं पांगती उपजातियाँ किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो सभी प्रजातियाँ हैं ये भूटिया जनजाति की ही प्रजातियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा भूटानदिक्य भूटिया, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भूटानदिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, रड़बड़ प्रथा। दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भूटानदिकों में रड़बड़ प्रथा का प्रचलन है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भूटानदिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो बिल्कुल सही है, जो भूटियों की उपजाति है ये राठ और संगोत्र में विभक्त है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। देखो घबला एवं जो घूरमा है खस प्रजाति के नहीं बल्कि क्या है, ये भूटांतिक प्रजाति के मुख्य देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। तो यहाँ पे असंगत कथन बताना था, असंगत कौन सा हो जाएगा, बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, लाखों गुफा। लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी 1968, वर्ष 1968 में MP जोशी ने इसकी खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में प्राप्त शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, लाखों गुफा। देखो जो लाखों गुफा जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, यहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं इनकी तुलना भीमबेटका के शैलाश्रयों से की जाती है। भीमबेटका एक गुफा है, ये आपकी है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है भीमबेटका, तो इसके शैलाश्रयों से की जाती है तुलना लाखों गुफा के शैल चित्रों की, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो ये आपके हैं मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी, लाखों गुफा। देखो जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिले हैं, यहाँ पे मनुष्यों को यहाँ पे समूह में यहाँ पे नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नृत्य मंडली है जो सामूहिक नृत्य था ये लाखों गुफा का विषय था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए? तो लाखों गुफा से जो यहाँ से शैल चित्र मिले हैं, यहाँ से पशुओं और मानव के शैल चित्र मिले हैं, और इन चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिले हैं उनमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया था? तो 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर इसका जाएगा सी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? तो देखो यहाँ पे यही प्रश्न आ गया कि किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था लाखों गुफा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है ये आपके है लाखों गुफा अल्मोड़ा में, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद के डुगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है? तो चमोली के डुंगरी गांव में कौन सी गुफा है? ये आपके है ग्वारख्या गुफा, इसे ग्वारख्या ओडियार भी से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह गुफा किस नदी के तट पर है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है,
नदी भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इस गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है राकेश भट्ट को। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने बताई आपके है अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरातत्वविदों की दृष्टि में ग्वारखा गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ग्वारखा गुफा को पुरातत्व की नज़र में लाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है राकेश भट्ट को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं को हाका देकर, यहाँ पे हाका होगा, पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय है? तो इसका जो संबंध है ये आपका है ग्वारखा गुफा। सी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना जो मुख्य विषय है ये आपका है ग्वारखा गुफा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वारखा गुफा के प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है? तो देखो जो ग्वारखा गुफा से जो शैल चित्र यहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं 41। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। 8 यहाँ पे जो शैल चित्र हैं, 8 शैल चित्र आपके यहाँ पे पशुओं से संबंधित है, बाकी आपके मानव से संबंधित शैल चित्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कौन से चित्र ग्वारखा गुफा उडियार से प्राप्त हुए? देखो ग्वारखा उडियार से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मनुष्य हो गया, बारहसिंगा और भेड़, तो इनके शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली स्थित ग्वारखा उडियार में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या कितनी थी? तो मैंने आपको बताया जो पशुओं से संबंधित शैल चित्र थे ये 8 थे, इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 8। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, मिट्टी के बर्तन एवं नरकंकाल प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, मलारी गांव। मलारी गांव चमोली से 5.2 किलोग्राम के, तो यहाँ से सोने का मुखावरण यानी मुखौटा प्राप्त हुआ था, मिट्टी के बर्तन एवं नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे इनकी तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी के से की जाती है, यानी बताया जाता है कि जो यहाँ से मिट्टी के बर्तन है ये पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी की शिल्प कला के समान पाए गए? तो अभी मैंने आपको बताया ये जो यहाँ से मिले थे मलारी गांव चमोली से, इसका सही आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया जाता है और इन्होंने किया था वर्ष 1983 और 2001। वर्ष 1983 में भी किया गया था और 2001 में भी, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु बिरसब जुबू जोबा के रूप में की गई? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन ए, मलारी गांव। मलारी गांव से जो पशु कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ था इसकी पहचान हिमालयी पशु होता है एक बिरसब या जुबू, इसके तौर पर इसकी पहचान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1956 ईस्वी में मलारी गांव में सावधान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा वर्ष 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज करी गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस विद्वान ने खस प्रजाति के से संबंधित बताए? तो देखो जो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधान थे तो किस विद्वान ने खस प्रजाति का बताया था? तो ये बताया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायनी ने खस प्रजाति का बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मलारी गांव किस जनपद में स्थित है?
तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं मलारी गांव आपके चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? तो थराली चमोली के निकट कौन सा गांव है? तो ये आपका है किमनी गांव। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। यहाँ से सफ़ेद रंग के यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि हल्के सफ़ेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे किमनी गांव चमोली। ये आपके किस घाटी में है? तो आपके पिंडर घाटी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ गया कि किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो आपके पिंडर घाटी में है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो हल्के सफ़ेद रंग के जो शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ये हुए थे आपके मलारी गांव, ये हुए थे आपके किमनी गांव चमोली से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो किमनी गांव चमोली से यहाँ से पशुओं एवं हथियारों के जो शैलचित्र मिले थे, ये कैसे थे? ये हल्के सफ़ेद रंग के थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुडली नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। हुडली नामक स्थान आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे हुडली से, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि हुडली से किस रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। तो असंगत कथन यहाँ पे बताना है, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो हुडली है आपके उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित है और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र मिले, तो ये तो बिल्कुल सही है। हुडली के शैलाश्रयों में नीले रंग का प्रयोग किया गया, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है, नीले रंगों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य स्थित है, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, मंदाकिनी नहीं बल्कि क्या है, यमुना घाटी में स्थित है, हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो सी वाला यहाँ पे क्या असंगत दे रखा है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी, लोयथाप। लोयथाप आपके कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से लाल रंग के यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो है आपका लोय, लोय का अर्थ होता है रक्त, और रक्त कैसे होता है? लाल। तो इससे आपको ध्यान रखना है, जो लोयथाप है यहाँ से लाल रंग के यहाँ से शैलचित्र मिले थे, और कितने मिले थे? ये मिले थे 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो अब जो आपका लोयथाप है यह आपके अल्मोड़ा में, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। हुडली आपके उत्तरकाशी में हो गया, बनकोट पिथौरागढ़ हो गया और मलार आपके चमोल में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, लोयथाप। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य को आखेट करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस चलचित्र में दर्शाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, लोयथाप। लोयथाप से जो यहाँ से शैलचित्र मिले हैं, यहाँ पर मनुष्यों को आखेट करते हुए एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया था, तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फड़का नौली की जो खोज की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1985 में, और पेड़साल की खोज की गई थी वर्ष 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फड़का नौली की खोज। तो फड़का नौली की खोज वर्ष 1985 में होती है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने करी थी, और पेड़साल की खोज भी वर्ष 1989 में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़साल एवं फड़का नौली आपके सुयाल नदी क्षेत्र में।
तो बिल्कुल सही, जो पेटसाल एवं फड़का नौली है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी क्षेत्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय 8 है। देखो यहाँ से जो शैलाश्रय मिले हैं 8 नहीं बल्कि यहाँ से 3 शैलाश्रय से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, ये व बी दोनों। अल्मोड़ा जनपद के काला माटी एवं मल्ला पैनाली, तो इन दोनों स्थानों से प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह एक प्रीवियस प्रश्न है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि अल्मोड़ा के किस जनपद से प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे काला माटी और मल्ला पैनाली स्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन है 3। यहाँ से 3 शैलाश्रय से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फल सीमा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो फल सीमा नामक स्थान आपके हैं अल्मोड़ा में। फल सीमा हो गया, पेड़साल हो गया, फड़का नौली हो गया, ये सभी आपके क्या हैं अल्मोड़ा में। लोहथाप हो गया अल्मोड़ा में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका फल सीमा। फल सीमा अल्मोड़ा से योग मुद्रा में यहाँ पे मानव के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट की ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो देखो जो बनकोट नामक स्थान है ये आपके पिथौरागढ़ से है, और यहाँ से 8 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है, और इनकी खोज होती है 1989 वर्ष 1990 में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट किस जनपद में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट पिथौरागढ़ से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? तो देखो जो बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए ऋग्वेद। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा है? तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 5 हिमालय खंड है? तो यह है केदार खंड, मानस खंड, जलांधर, नेपाल और आपका कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, जिनका जो आपका स्कंद पुराण आपका जो केदार खंड होगा और मानस खंड, इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। केदार खंड शब्द का प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र के लिए किया गया है, और मानस खंड शब्द का प्रयोग कुमाऊं क्षेत्र के लिए किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से 5 हिमालय खंड है एक बार आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ। मानस खंड है, केदार खंड है, नेपाल खंड है, जलांधर है और आपका है कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है?
तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ये मिलता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी पाली। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पुराणों में केदार खंड एवं मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र यानी पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये कहा गया है उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। तो पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर कहा गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, केदार खंड, कश्मीर, जालंधर, मानस खंड एवं नेपाल का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये आपके 5 हिमालय खंड है, तो इनका वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। कौन कौन से? केदार खंड, कश्मीर खंड, जालंधर, मानस खंड और नेपाल। तो इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को ये कहा गया स्कंद पुराण में मानस खंड। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को ये कहा गया है केदारखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। केदारखंड है क्या है? जो आपका वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए केदारखंड व मानसखंड। केदारखंड व मानसखंड यानी गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है। जो केदारखंड है ये इस स्कंद पुराण में केदारखंड जो आपका क्या है वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है, और मानसखंड है जो आपका क्या है कुमाऊं क्षेत्र है वर्तमान में। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया केदारखंड, और कुमाऊं के लिए किया गया मानसखंड शब्द का प्रयोग। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 1515 ईस्वी के आसपास गढ़वाल का नाम अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल सही है। 1515 के आसपास गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। बद्रिका आश्रम व केदारखंड गढ़वाल के प्राचीन नाम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गढ़वाल के प्राचीन नाम क्या है? केदारखंड और बद्रिका आश्रम नामों से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी। देखो, जो कुबेर की राजधानी थी ये आपकी कहाँ थी? अलकापुरी में थी। ये बात यहाँ तक क्या सही है, लेकिन पिथौरागढ़ नहीं बल्कि कहाँ है? चमोली में। अलकापुरी आपका कहाँ है? चमोली में है। ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत में श्री क्षेत्र सुबाहुपुर श्रीनगर है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। महाभारत में जो आपका श्री क्षेत्र है ये आपका वर्तमान श्रीनगर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो सी वाला स्टेट में यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में मानी जाती है? तो कुबेर की जो राजधानी अलकापुरी है, अलकापुरी आपके कहाँ है? ये आपके है चमोली में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी आपके अलकापुरी चमोली में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाएं
किस रूप में बताई गई है? तो देखो केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई बताई गई है 50 योजन तो इसमें लंबाई बताई गई है और 30 योजन इसमें चौड़ाई बताई गई है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों दोनों इसके यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वेद में इंद्र व सुदास द्वारा असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों के विनाश का वर्णन है? तो किस वेद में इंद्र व सुदास द्वारा असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों के विनाश का वर्णन है? तो ये आपका है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान राम का जो रघुनाथ मंदिर है ये आपका है देवप्रयाग में, और कहा जाता है भगवान राम ने अंतिम समय में जो अपनी तपस्या करी थी यहीं पर करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। और लक्ष्मण जी ने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या करी थी? वो भी इसी लगभग तपोवन में करी थी, वो भी आपके टिहरी गढ़वाल में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी। तो बिल्कुल सही, जो राजा विराट थे इनकी जो राजधानी थी ये थी विराटगढ़ी, बिल्कुल सही है। विराटगढ़ी कहाँ है? तो आपके चक्रातक के आसपास ही विराटगढ़ी पड़ता है। तो यहाँ पे राजा विराट की राजधानी थी, ये वाले यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। भृंगतुंग, तो भृंगतुंग केदारनाथ के लिए कहा जाता है, यानी इसका प्राचीन नाम है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। बाणासुर गढ़ मंदिर, तो बाणासुर गढ़ मंदिर आपके लमगोड़ी में है, ये भी यहाँ पे सही है। और विश्वम नामक जो पर्वत है आपके क्या है? टिहरी में है, तो ये भी क्या है? सभी यहाँ पे क्या सुमेलित है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन शायद यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे कोट होंगे यहाँ पे, तो सभी क्या पे सुमेलित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, महाभारत में किस प्रयाग को तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो महाभारत में तीर्थों का शिरोमणि जो कहा गया है ये कहा गया आपके देवप्रयाग को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी ये आपकी कहाँ थी? ये थी आपकी श्रीनगर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या करी थी? तो तपोवन टिहरी गढ़वाल में तपस्या करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह उलूपी से गंगा द्वार में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह उलूपी में गंगा द्वार में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो यह प्रश्न थोड़ा ऐसा हो गया यहाँ पे कि किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ? तो नागराज कौरव की कन्या थी उलूपी जिससे अर्जुन का विवाह था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं महाभारत के आदि पर्व से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, प्राचीन काल के प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल के जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे ये थे आपके कर्ण आश्रम और बद्रिका आश्रम। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ण आश्रम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जनपद बताने के कर्ण आश्रम कौन से जनपद में। देखो कर्ण आश्रम आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है, और जो कोटद्वार का जो आपका ये हिस्सा है ये पौड़ी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए पौड़ी। देखो जनपद पूछा जाए तो जनपद पौड़ी होगा, यदि पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तब आपका सही आंसर क्या होगा? कोटद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालिदास ने कर्ण आश्रम में किस ग्रंथ की रचना की? तो महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
और कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किसलय प्रदेश कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, बसंत पंचमी पर मेला कहाँ लगता है? तो बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है आपके कर्ण आश्रम में। देखो कर्ण आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। तो यहाँ पे कर्ण आश्रम भी दे रखा है, चौका घाट भी यहाँ पे दे रखा है। तो बसंत पंचमी पर मेला कहाँ लगता है? कर्ण आश्रम में लगता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी के साथ, बी व सी दोनों, क्योंकि क्या है कर्ण आश्रम वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ण आश्रम किस कारण प्रसिद्ध था? देखो कर्ण आश्रम जो प्रसिद्ध था ये था दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण, और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो इनके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ये और बी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम आपके मालिनी नदी के तट पर है, कोटद्वार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब कोटद्वार किस नदी के तट पर है? तो कोटद्वार जो है वो आपके खो नदी के तट पर है। यहाँ पे कोटद्वार की बात हो रही है तो कोटद्वार तो आपके खो नदी के तट पर है, लेकिन जो कर्ण आश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर है, कोटद्वार में। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वामित्र व मेनका की पुत्री थी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, जो राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला। तो ये जो थी यहाँ पे विश्वामित्र व मेनका की पुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्ष निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, जाखन देवी। देखो जाखन देवी मंदिर आपके किस जनपद में है? ये आपके अल्मोड़ा। एक प्रश्न यहाँ से यही बन जाता है, पूछा जाए कि जाखन देवी मंदिर किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र के प्राचीन नाम है? तो मानस खंड व कूर्मांचल यानी ये किसके प्राचीन नाम है? तो यह है कुमाऊं के। कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, और कूर्मांचल भी कहा जाता है कुमाऊं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात का वर्णन किस पुराण में है? तो कुमाऊं में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात का वर्णन किस पुराण में है? तो इसका वर्णन है आपका, ये आपका है ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण, दोनों में इनका वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये वह भी दोनों। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बेनी नाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में है? तो बेनी नाग या बीनाग मंदिर ये आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। एक इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न बनता है, बागनाथ। तो बागनाथ का जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में है, और बेनी नाग या इसे बेरी नाग भी से कहा जाता है, ये आपके पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में जानकारी दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन है ऋषि धौम्य। ऋषि धौम्य के द्वारा महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन है केदार खंड व मानस खंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन करता है बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में भगवान शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मानस खंड के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका कांतेश्वर पर्वत।
कांतेश्वर पर्वत के अनुसार मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ? तो विष्णु का जो कच्छप अवतार हुआ था ये हुआ था आपके कांतेश्वर पर्वत पर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से मिलता है? तो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है लाखा मंडल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिशूल लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो त्रिशूल लेख राज्य से ये मिले हैं बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा डी के साथ, बी व सी दोनों। तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी से भी त्रिशूल लेख मिला था। यहाँ से जो त्रिशूल लेख मिला था इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ये हुआ था शंख लिपि का। लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो गोपेश्वर से यहाँ से त्रिशूल लेख मिला है इनमें यहाँ पे दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कुड़िंद वंश। उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी ये थी कुड़िंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो एक प्रश्न इससे ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था? तो प्रथम ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तब सही आंसर होगा कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐतिहासिक वंश तो कार्तिकेयपुर राजवंश था। यदि प्रथम राजनीतिक वंश पूछा जाए तब सही आंसर होगा कुड़िंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी कालसी। जो देहरादून के कालसी से हमें अशोक का अभिलेख मिलता है इससे पता चलता है जो कुड़िंद लोग थे ये प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कुड़िंदों की प्रथम राजधानी कलकूट। तो बिल्कुल सही है, जो कुड़िंदों की प्रथम राजधानी थी ये थी कलकूट। देखो जो कालसी है इसका ही प्राचीन नाम क्या था? कलकूट। ठीक है, कलकूट या शुद्ध नगर इसका प्राचीन नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया द्विज। तो बिल्कुल सही है, महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। कुड़िंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न। तो द्वितीय राजधानी इनकी शत्रुघ्न थी। ये भी बिल्कुल सही है। और अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का। देखो अमोघ भूति चंद्रवंश का नहीं बल्कि कुड़िंद वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला यहाँ पे असंगत दे रखा है तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है? तो किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए वन पर्व। वन पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? तो किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया था? ये क्या था? टॉलमी ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? देखो जो कुड़िंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है ये देवढुंगा उत्तरकाशी से भी प्राप्त होती है और अठोल टिहरी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ये और भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? तो कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? तो यहाँ से हाथी का चित्र मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनिंद नरेशों को द्विजश्रेष्ठ किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में कुनिंद नरेशों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है। इसका सही आंसर जाएगा सी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस लेखक के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास नदी तक, उत्तर में अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत एवं बेहद नदी तक प्राप्त हुई? तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ। अमोघ भूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं ये पश्चिम में ब्यास नदी तक और उत्तर में अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत एवं बेहद नदी तक प्राप्त हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस लेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। देखो जो अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त होती है इनमें एक यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो अल्मोड़ा प्रकार होगा, छत्रेश्वर प्रकार होगा, अमोघ भूति प्रकार, जो इनका संबंध किससे है? यह है कुनिंदों से। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? देखो जो अमोघ भूति की मुद्राएं मिली थी, ताम्र मुद्रा और रजत मुद्रा, तो इनमें जो किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इनमें हुआ था खरोष्ठी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि। तो इन लिपियों का इसमें प्रयोग हो रखा था। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित है? देखो जो अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त होती है इनमें मृग और देवी का इसमें चित्र मिलता है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, बी व सी दोनों। तो मृग का चित्र बना था और देवी का चित्र बना था अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं ये कत्यूर घाटी से प्राप्त होती है और यहाँ से 54 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ था? तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर जो अधिकार होता है ये होता है शकों का। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव कौन थे? तो कुनिंद शासकों के जो अधिष्ठता देव थे ये थे छत्रेश्वर। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, सी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं प्राप्त होती है ये किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई है ब्रिटिश संग्रहालय में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर तथा कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो कटारमल सूर्य मंदिर तथा कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो ये किसकी पुष्टि करता है? तो ये करता है शकों की। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था?
तो कुषाण वंश की यहाँ पे बात हो रही है। तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक थे ये थे कनिष्क। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो कुषाण मुद्राएं जो प्राप्त होते हैं ये होते हैं वीरभद्र, ऋषिकेश, गौविषाण, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार। तो इन सभी स्थानों से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषपुर या पेशावर किस वंश की राजधानी थी। तो पुरुषपुर या पेशावर किस वंश की राजधानी थी। तो ये थी कुषाण वंश की। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी पुरुषपुर या पेशावर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे। तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण जो चलाए थे ये चलाए थे कुषाणों ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला शासक कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला शासक कौन था। तो ये थे कनिष्क। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का चित्र अंकित मिलता है। तो जो कुषाणों की हमें मुद्राएं प्राप्त होते हैं इनमें शिव एवं नंदी का चित्र बना हुआ था। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, कुषाण वंश। अगला प्रश्न देखेंगे, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था। तो कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन होते हैं। तो ये होते हैं हुबिस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई। देखो यहाँ पे बात हो रही है कुषाण शासक वासुदेव। तो वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है और ये किस स्थान से प्राप्त होती है। तो ये होती है आपकी गौविषाण से। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखो कुषाण मुद्राएं पूछी जाए तो कुषाण मुद्राएं तो मोरध्वज, ऋषिकेश और आपके गौविषाण, इन तीनों स्थानों से प्राप्त होती है। लेकिन शासक पूछा जाए कि वासुदेव, वासुदेव की जो मुद्राएं प्राप्त होती है ये होती है गौविषाण, काशीपुर से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई। तो कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती से प्राप्त होती है और ये होती है वर्ष 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जौनसार, बाबर, देहरादून एवं कालो डांडा, लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो जौनसार, बाबर, देहरादून एवं कालो डांडा, लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त होती है। तो ये होती है योधे वंश की। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस शासकों के सिक्कों पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, योधे। योधे वंश के शासकों के सिक्कों पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली वह शक्ति कौन सी है जिसकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है तथा जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन है कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है। महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा गया है। तो महाभारत में कुड़िंद शासकों के पे बात हो रहे हैं
तो कुड़िंदों का पूछा जाए कि कुड़िंदों को क्या कहा गया, तो कुड़िंदों को कहा गया द्विज। लेकिन पूछा जाए कि कुड़िंद शासकों को क्या कहा गया, तो कुड़िंद शासक पूछा जाए कुड़िंद नरेश, तो इन्हें कहा गया द्विज श्रेष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है तथा मृग और देवी के चित्र अंकित है, और जिसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के मध्य क्षेत्र में शासन किया। तो ये किस शासक की बात हो रही है, तो ये हो रही है अमोघभूति। इसका सही आंसर जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस स्थान से है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है ब्रह्मपुर राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी छागलेश वंश। लाखा मंडल से जो खंडित शिलालेख मिले हैं ये छागलेश वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं, तो कार्तिपुर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते थे, तो ये आता था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड का उत्तरी भाग। तो ये सभी कार्तिपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं। देखो जो लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले हैं इनमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं, तो इनमें मिलते हैं 7 राजाओं के नाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी सेनवर्मन। यदुवंश के संस्थापक सेनवर्मन थे। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है, तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन ए राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिलता है लाखा मंडल से, इससे यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है, तो जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है इसमें यहाँ पे 12 यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाखा मंडल। लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम मड था, तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन डी लाखा मंडल। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मड था। देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था मड। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे, तो उत्तरी नाग वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे ये थे गणपति नाग। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखो जो राज्य से त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं ये होते हैं बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली। तो गोपेश्वर जो चमोली यहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त होता है इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो इसमें आता दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। और जो बाड़ाहाट उत्तरकाशी से जो आपका त्रिशूल लेख मिलता है वहाँ पे शंख लिपि का प्रयोग किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट से जो त्रिशूल लेख मिला है इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था, तो यह आता शंख लिपि का। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं, तो गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख हैं यहाँ से 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से 4 नाग राजा हैं, एक तो हमने देखा जो सबसे शक्तिशाली शासक थे गणपति नाग, तो गणपति नाग हो गए, स्कंद नाग हो गया, विभु नाग और अंशु नाग।
तो इन 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कंद नाग, अंशु नाग, विभु नाग और गणपति नाग। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यमुना घाटी में यादवों का शासक था और यहाँ पर इनका जो अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है नाग शक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागों ने ही परास्त किया था यादव वंश को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में नागों को किसने परास्त किया? और नागों को परास्त करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है मौखरी वंश को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखो, यादवों को परास्त किया था नागों ने और नागों को परास्त किया था मौखरी वंश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौखरी वंश के अंतिम शासक थे ग्रे वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किसने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, कनिगम। कनिगम ने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयुलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा? तो हरिद्वार के लिए मोयुलो एवं गंगा को महाभद्रा किसने कहा था? तो ये कहा था ह्वेनसांग। चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, इन्होंने कहा था हरिद्वार के लिए मोयुलो एवं गंगा को इन्होंने महाभद्रा कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसे पोलो हीमोपुलो कहा? तो पोलो हीमोपुलो यह शब्द ह्वेनसांग ने किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया था? तो ये कहा था इसने हिमालय, हिमालय के लिए कहा था इसने पोलो हीमोपुलो। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से किन 3 राज्यों का वर्णन मिलता है? तो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है शत्रुघ्न, गोविषण और ब्रह्मपुर। तो इन राज्यों का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में विभक्त हुआ? तो हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र 3 भागों में यहाँ पे विभक्त हो गया था, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषण। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो पौरवों के अधीन कौन सा राज्य था? तो ये था ब्रह्मपुर। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पौरव वंश के जो संस्थापक थे ये थे विष्णुवर्मन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज होती है ये होती है 1915। और किस स्थान से होती है? ये होती है अल्मोड़ा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो यह है पौरव वंश से, ब्रह्मपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, पौरव वंश। पौरव वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, 5। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से प्राप्त हुए?
तो मैंने आपको बताया था इसकी खोज कब होती है, तो 1915 में इसकी खोज होती है और ये होती है अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक था। देखो, पौरव वंश का जो शासनकाल माना जाता है ये माना जाता है 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बीरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, पौरव वंश। पौरव वंश के जो कुल देवता थे ये थे बीरणेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था। तो पौरव वंश के सेना नायक को ये कहा जाता था बलाध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, पौरव वंश। पौरव वंश के निवास स्थल कोट था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था। तो पौरव वंश के समय भाग ए कहलाता था आपका एक प्रकार का क्या था, भाग भूमि कर था ये। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भू कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। देखो, अभी हमने देखा भाग क्या था, तो भाग ये प्रकार का क्या था, भूमि कर था। और जो भू कर वसूलते थे, जो भूमि कर को वसूलते उसे क्या कहा जाता था, इसे भागी कहा जाता था पौरव शासन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था। तो पौरव शासन के समय जो भूमि मापन हेतु विधियों का प्रयोग होता था ये होता था द्रोण वापम, खारी वापम और कुल्य वापम। तो इन विधियों का प्रयोग होता था। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में केदार और सारी क्या थे। देखो, केदार और सारी ये भूमि के प्रकार होते थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो सिंचित भूमि होती थी इसे केदार भूमि कहा जाता था और जो असिंचित भूमि होती थी उसे सारी भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में केदार किस प्रकार की भूमि थी। तो अभी मैंने आपको बताया जो केदार भूमि होती थी इन्हें सिंचित भूमि कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था। तो असिंचित भूमि को कहा जाता था सारी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है। देखो, उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी इनके जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्तोरी शब्द का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एटकिंसन। एटकिंसन ने ही कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्तोरी शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है आपकी कुटिला लिपि। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।